जब जंगल कटते हैं, नदियां सूखती हैं और हवा जहरीली होती जाती है, तब सवाल उठता है, क्या सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या हमारी राजनीति भी? नमस्कार दोस्तों, कबीरा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बेहद अहम अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जहां विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों का गहरा संबंध सामने आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण संकट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवाद क्यों होते हैं और पर्यावरण आंदोलनों की भूमिका क्या रही है। परीक्षा के लिए जरूरी बिंदुओं और आसान भाषा में समझाए गए कॉन्सेप्ट्स के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हम जरा एनसीईआरटी की बुक से भी इसका परिचय पढ़ लेते हैं। छठा अध्याय है ये, तो इसके मेन चीजें देखते हैं। इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन ये बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता यानी जो इंडिजिनियस पीपल हैं के इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है। इधर जो आपको ये तस्वीर दी गई है, इसमें 1992 के पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया था। यहाँ दिए गए चित्रों में क्या दे रखा है आपको? ऊपर जो है वो वर्षा वन है, आप देख पा रहे हैं, और जो नीचे का चित्र है वो मैंग्रोव वन्स का है, जो मैंग्रोव वन है, और यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े कुछ उद्योग धंधे चलते हैं जिससे लोगों की जीविका चलती है। तो इसे आप देख सकते हैं। तो 1992 से जब अर्थ समिट हुआ तो पर्यावरण भी हमारे राजनीति का एक मुद्दा बन गया। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली हेडिंग है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। कि जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें हम पर्यावरण की चिंता क्यों कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और नीति की बातें की हैं, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें की हैं। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चरागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, जो कि 2016 की है, अभी तो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ गई होगी। इसके अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती के जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मसले मामले में समृद्ध है।
धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है, उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं, तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया है। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह, जिसे क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आ, बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ हुआ ये अर्थ समिट, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो ब्राजील का एक प्रांत है, रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है। तो याद रखिए कब हुआ है ये, 1992 में, यानी 1992 में। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ये थे 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987, ठीक है, ये 92 में हुआ है, और इससे 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, 1987 में क्या आई थी? एक आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल था उसका, बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में हमें चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके, यानी जो हमारा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है, इसके जो अभी हमारे तौर तरीके हैं, आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है, और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश, यानी उत्तरी गोलार्ध, तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद और वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसको एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए।
लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कुछ डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक यानी हेडिंग आता है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। यानी जो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड की साझी संपदा है, यानी हवा सबके लिए है, वन सबके लिए है, जो सारी हमारी साझी संपदा है उसकी सुरक्षा से रिलेटेड बात करते हैं। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं, देखिए डेफिनेशन भी दे दी। साझी संपदा यानी कि हमारी कॉमन प्रॉपर्टी जो है, उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। तो जैसे आप देखते हैं कोई जॉइंट फैमिली है, तो उस घर में जो चूल्हा होगा, जो चारागाह है, मैदान है, कुआं है, नदी है, साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह विश्व के भी कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैश्विक संपदा, या फिर इसको भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हेडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मानवता की साझी विरासत, वैश्विक संपदा कहे या फिर मानवता की साझी विरासत, तो आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष सब शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर का अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है। इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह जरूरी बात है कि क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं, उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और ना आगे की पीढ़ियों के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक चैप्टर निकला है यहाँ से। ये अंटार्कटिका का नक्शा है। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका है जिसमें 1 करोड़, तो यहाँ एक टॉपिक है अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। देखिए, जिसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का, निर्जन यानी जहाँ कोई रहता नहीं है, 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। 26% पार्ट है ये उसका। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में है। देख लीजिए, जितना हमारा पीने लायक पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसका 70% हिस्सा जो है वो एंटार्क्टिका में है। और स्थलीय हिम यानी जितनी बर्फ पड़ती है उसका 90% तो कहाँ है, एंटार्क्टिक में ही है, इस महादेश में मौजूद है। ठीक है, अंटार्कटिक महादेश के 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप जैसे सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल हैं। इसमें krill मछली भी शामिल है, जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है।
अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? यही हमारा टॉपिक है इसका कि इस पर किसका स्वामित्व है। इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन हुआ, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव डालते हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही हैं, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। ठीक है, ये हमने अंटार्कटिका देख लिया कि इससे जुड़े क्या मसला चल रहा है, इस पर स्वामित्व किसका है, इसको लेकर भी अभी मतभेद है लोगों के बीच में। फिलहाल ये क्या है, विश्व की साझी संपदा है। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। हाँ, तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। अब देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि साझी तो है लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। कौन से? उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के जो विकासशील देश हैं, देखिए दो गुट हो रहे हैं यहाँ पर भी। एक उत्तर के विकसित देश है और दूसरे हैं दक्षिण के विकासशील देश। तो उत्तर के लोगों का मानना है या उनका जो विचार है वो ये है कि आज जिस भी अवस्था में हमारा पर्यावरण है उस पर अब सबकी इस बराबर की जिम्मेदारी बनती है, यानी सब लोग उसके लिए काम करें। और जो नीचे के दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, दक्षिण के विकासशील देश हैं, उनका तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः किन देशों ने किया है? विकसित देशों ने औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यानी जो पर्यावरण की आज स्थिति है उसको ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है? जो इन विकसित देशों ने अपने औद्योगिक विकास किया है उसकी वजह से है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण और प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्टता जरूरतों का ध्यान रखना जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। तो अब आपको समझ में आया कि साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां कैसे। ये हमने देखा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है विश्व के, वो हमारी साझी जिम्मेदारी मतलब साझा है, साझा विश्व संपदा है, मानवता की जो साझी संपदा है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। किस किस तर्क पर हमने ऐसा कहा? क्योंकि विकासशील देश कहते हैं कि ये जो पर्यावरण की आज स्थिति है ये किसकी वजह से है? जो विकसित देश हैं इन्होंने जो अपना औद्योगिक विकास किया है, इंडस्ट्रीज लगाई, उनकी वजह से आज पर्यावरण प्रदूषित है। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। और विकासशील देश क्या है? अभी ये विकास कर रहे हैं, उस अवस्था में है। इसलिए इनकी जिम्मेदारियां विकसित देशों की थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और विकासशील देश पर थोड़ा सा ढील होनी चाहिए। समझ में आया आपको? तो साझी है लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया है इस बात को। और 1992 में इस बात को, इस तर्क को भी मान लिया गया था। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी।
विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी 1992, क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल है तो ये कहाँ हुआ होगा? ये जापान में हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में इसकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी और 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों तय किए गए थे और इस सिद्धांत की एक रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। अब बात करते हैं साझी संपदा। ठीक है, साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। ये हमारी साझी संपदा होती है। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहन स्तर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। राज्य के स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक-ठीक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। आगे देखते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 2002 में प्रोटोकॉल कौन सा 97 का उस पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। ठीक है, इसकी जो शर्तें थी उनको मान लिए। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी। ठीक है, कौन कौन? भारत, चीन और अन्य जो विकासशील देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं थी उनसे छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। तो ये अभी हम इसको देखेंगे ध्यान से थोड़ा। पहले अपना जो हेडिंग स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी इसको भी देख लेंगे। ठीक।
2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। ठीक है, ये बात समझ गए हैं कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर जो है वो विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र की है। यानी जो विकसित देश हैं उन्होंने ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज्यादा किया है पर हेड। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार यानी यूएनएफसीसीसी के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इससे जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमानुसार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार के मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यताएं आयद करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को तो 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय साधन और पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिक मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस यानी सार में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है, हम के बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की हैं। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं।
सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना और विरोध हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस में है, जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बड़े बांध इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी हो गए। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों की भू राजनीति। किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज के शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व कुछ अच्छी तरह उजागर हो गया। पूरे पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन साधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इस खतरे में
इसे खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्तियों को बनाए रखने की है। अनेक अनेक खनिज खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल, वैश्विक राजनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना हो रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी आपूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा है। सऊदी अरब अब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर जो पैदा हुआ मतभेद है 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करते हैं। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक सब बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। अब बात करते हैं जो इंडिजिनियस पीपल है यानी मूल निवासी और उनके अधिकार। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इसकी एक शुरुआती परिभाषा दी थी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूल निवासी के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुचे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है।
बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 35 लाख है। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय क्षेत्रों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपने स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूल निवासी अलग-अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए संसाधन ही या साधन ही ना मुहैया कराए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितने बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रिटानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। हालांकि राजनीति प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में बड़ी संख्या में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनजाति राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे उनके साझी अनुभवों और सरकारों की एक शक्ल मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इसमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर तो यहाँ अंत होता है, लेकिन हमने जो बीच में कुछ टॉपिक छोड़े हैं उनको देख लेते हैं। देखिए एक एक करके। यहाँ हमारा है, देखो तेल से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे कि तेल के संसाधन यानी तेल भी एक संसाधन है हमारा, तो उससे रिलेटेड देखें। तेल देखो, तेल की धार देखो, ये एक जुमला भी है, आप जानते हैं। तो क्या लिखा है, हमारे जीवन में पेट्रोलियम पर आधारित उत्पादों की कड़ी अंतहीन है। यानी जो चीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे टूथपेस्ट हुआ, पेस्ट मेकर हुआ, पेंट, स्याही, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका शायद ये कितना लिखा है, 95% है, फीसदी। सॉरी मैं इसको सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ। पेट्रोलियम से ही पूरा होता है, 95% शायद। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते टिकी है। हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि जमीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल हमारे इस्तेमाल के इंतजार में पड़ा है और फिर भी देशों के बीच विवाद है। अब देखिए देशों के बीच विवाद है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। इन जुमलों को, इन पैराग्राफ्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ, ये इनके बारे में बात हो रही है। शेख पेट्रो डॉलर उल्ला
काला सोना मुल्क के सुल्तान। ठीक है, कोई है ऐसा बना दिया है कार्टून। तो देखिए क्या कहता है ये, मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ, मैं ही हूँ वह शख्स जिसे लोग धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है, मेरी सल्तनत में करामात हो रहे हैं। जनाब बिग ऑयल और उनकी हुकूमत यहाँ एक रोज बड़ा खजाना खोजने आई। हमने तेल खोजा और ऑयल और सौदा लगा है। सॉरी, हमने तेल खोजा और सौदा पटा लिया। इन लोगों ने मुझे हथियार दिए, इतने हथियार कि उनका बोझ मुझे ही भारी लगने लगा है। हथियारों से लदा-फंदा मैं जब कभी दाँत निपोड़ता हूँ तो लोग अवाक रह जाते हैं। उन लोगों ने हथियार दिए और बदले में मैंने बिग ऑयल और उसके बेटे-पोतों का को तेल और अपनी वफ़ादारी दी। मैं खुशहाल और मालदार हूँ और वे भी मस्ती और मज़े में हैं। अगर उनकी फ़ौज मेरे मुल्क में गश्त कर रही है तो करे, मुझे क्या? बेशकीमती चीज़ों की मैं कद्र करता हूँ। बिग ऑयल कहते हैं कि उनके राष्ट्रपति आज़ादी और जमहूरियत को बड़ा कीमती मानते हैं, इसलिए मैंने भी अपने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत को 7 तालों के भीतर बंद करके रखा है। तो ये नीचे बने हैं जनाब बिग ऑयल एंड सन्स के सीईओ। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं अपने मुल्क के किस काम आ सकता हूँ? मेरे मुल्क में तेल की भूख विकट है। वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। चलो तो फिर तेल का इंतज़ाम करते हैं। मैं बाज़ार की आज़ादी का हामी हूँ। मतलब ये है कि दूर के देशों में तेल के कुएँ खोदने की आज़ादी, धरती की आबो-हवा को मटिया-मेट करने की आज़ादी और ऐसे कठपुतले तानाशाहों की ताज़पोशी की आज़ादी जो अपनी ही जनता पर कोड़े फटकारें। हम कोई राजनीतिक दाँव-पेच नहीं करते। चुनाव अभियानों के वक़्त हम रुपयों-पैसों से नेताओं की कुछ मदद भी कर देते हैं। बदले में हम उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। इस तरह हमें टीवी के कैमरों के सामने बेवकूफ़ों की तरह हँसने और हाथ हिलाने के करतब दिखाकर शर्मसार नहीं होना पड़ता। हमारे गैराज में एक शानदार चीज़ नुमाया है ना? हुँ, ये हैं श्रीमती एवं श्री बड़बोले जी। तो जिस तरह से बढ़-चढ़ कर बातें होती हैं, आप देख सकते हैं तेल पर। एकदम पतली चकाचक चमकीली कार। इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियर्स भी हैं। इसकी पिकअप अब लाजवाब है और माइलेज के तो क्या कहने। इससे धुआँ वगैरह भी काफ़ी कम निकलता है। देखिए हमें जल्दी-जल्दी पहुँचना है, हमें खूबसूरत ज़िंदगी की थोड़ी हड़बड़ी है। ऊपर वाला सबका भला करे तो चलो हुर करके ये गाड़ी से लिखट दिया है। जनाब आगे बात करते हैं तो क्या लिखा है? ये जनाब गलत निशानची है। जनाब तख्तापलट आज़ादी और जमहूरियत की हिफाज़त की बात करते हैं, शायद इसी वजह से वे बंदूक और मिसाइल को लेकर बड़े दरियादिल हैं। ऐसी ही मिसाइल और बंदूकें उन्होंने हमें रूसी भालुओं से लड़ने के लिए दी थी। उन्होंने तो हमें लड़ने के दाँव-पेच भी सिखाए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है, ठीक है? और देख लेते हैं और इस रिलेटेड चीज़ें क्या हैं जो हमसे छूट गई हैं बीच में। देखिए, यहाँ पर है आपके पास, क्या वन निर्जन होते हैं? तो वन की बात है ये, ठीक है? क्या वन निर्जन होते हैं? थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। दक्षिणी देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से एक खास अर्थ में भिन्न है। तो दक्षिण देशों के वन आंदोलन और उत्तरी देशों के वन आंदोलन एक खास अर्थ में भिन्न है। दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं है। जो दक्षिणी देश है उनके वन निर्जन नहीं है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों में वन जन विहीन है, या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। कहाँ? उत्तरी देशों में। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है। तो वहाँ जो वन भूमि होती है उसको निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते बसते। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्य से बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित है कि लोग वनों में भी रहते हैं, यानी वन कैसे हैं? निर्जन नहीं है। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसका यह मतलब नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन का अभियान एकदम नदारद है। फिलीपींस में हरित संगठनों यानी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई। भारत में बंगाली टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम होती चली थी। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़ गए। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा है, साथ ही इनका जोर निर्जन वन पर्यावरण को संरक्षण देने पर है।
ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। विचिनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव विविधता के मसले का रूप दिया गया है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के देशों में विचिनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत वित्तीय मदद, वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे संगठनों ने की है। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई है। तो इस तरह से हमने हाँ, इसे और देख लेते हैं। देखिए, तो भारत के पावन वन प्रांतर यानी भारत में भी है। देखिए यहाँ देखते हैं क्या-क्या चीज़ है। ब बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन का एक सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। तो बहुत ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? पावन वन प्रांतर या फिर देवस्थान। इन पावन वन प्रांतरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द हैं। इन देवस्थानों को राजस्थान में वानी, केंकड़ी और उरान, झारखंड में जहेरा स्थान और सरना, मेघालय में लिंगदोह, केरल में कांव, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में रहतेस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देवस्थान को के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। देवस्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है कि देवस्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिलती है। देवस्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती-जुलती हैं। देवस्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो हिंदू संवेद रूप से इस प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल हैं। बहुत से मंदिरों का निर्माण देवस्थान में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी। बहरहाल, हाल के सालों में मनुष्य की बसाहट के लिए विस्तार ने धीरे-धीरे ऐसे देवस्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। देवस्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यवहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो। यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्यों में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। ठीक है? तो भारत में वन प्रांतर आपने देख लिए, यानी देवस्थान। कितनी हम प्रकृति को कितना दैवीय रूप देते हैं और इनको देवता की तरह पूजते हैं। अब कुछ पानी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पानी में तूफान और जनता परेशान, इस पर ये एक पेज है इस एनसीईआरटी बुक में। देखिए इसको ध्यान से आप। भारत का नक्शा और यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रदूषण, अधिमत्स्य, बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनकी बात की है। ठीक है? तो क्या-क्या देखिए, तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे क्या-क्या हो सकता है? मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन, यानी ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव को नुकसान हो रहा है। समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है। भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना और अत्यधिक मशीनीकरण। ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है? उत एक-एक करके लेते हैं, किस-किस राज्य में क्या परेशानी है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पर गंगा, यमुना, गोमती, मल्हा, धोसे, केवट्स और औद्योगिक प्रदूषण। तो नदियाँ ये हैं, यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो ये हैं। यहाँ औद्योगिक प्रदूषण, बांध और गैराज पानी को ज़्यादा दोहन हो रहा है। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, नर्मदा और यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, गोरिया, कर्णपल्टा, पंखिया और यहाँ पर भी समस्या क्या है? औद्योगिक प्रदूषण है, अधिक मत्स्यायन होता है। इसके अलावा असम में देखेंगे तो असम में एक ही नदी है, ब्रह्मपुत्र
और यहाँ पर जो जनजातियां हैं, कोई बोर्डो, मेमल और नामशूद्र। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो है कीटनाशक भराव, अत्यधिक मत्स्यायन हो रहा है। बिहार और झारखंड में देखें तो गंगा, कोसी और सुवर्णरेखा नदियां हैं। जनजातियां हैं मल्लाह, मुसाज, केवट और काइबोर्डो। और यहाँ समस्या क्या है? औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, बांध है, नगर विकास, ठीक है, जिससे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देखोगे तो हुगली और दामोदर नदी है। और जनजातियां हैं गौर, कर्नाटक, मेट, जलमालो और दुनिया। और यहाँ पर समस्या क्या है प्रदूषण की? औद्योगिक प्रदूषण तो है ही, इसके साथ क्या है? वेरलू और निकास है। ठीक, उड़ीसा में मेहंदी नदी है। यहाँ पर जनजाति देखें तो जलिया, कैबाटा, माझी और कांद्रा है। और वही यहाँ पर भी समस्या है औद्योगिक प्रदूषण की, बांध की अधिमत्स्य यानी कि अधिक ज्यादा जो है मत्स्य उद्योग में दोहन हो रहा है। तमिलनाडु में देखें तो भवानी, कावेरी, नोयल नदियां हैं। जनजातियां भरातर, पटनवन और पर्वतराज कुलम है। और समस्या क्या है? औद्योगिक प्रदूषण की, यानी इस औद्योगिक प्रदूषण ने हर जगह अपने पैर पसारे हुए हैं। केरल में देखें तो धीरवाद, भरातर, मोगावीरा, वालन नदियां हैं। बोइस, मोगियर, चोलनायकन जनजातियां हैं। घरेलू जल निकास की परेशानी है, भूजल के अति दोहन हो रहा है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो क्या है? गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं। अंगिकुला, क्षत्रिय, बलिजा और वादा यहाँ पे जनजातियां हैं। पट्टापू, जलारी भी है। और समस्या वही औद्योगिक की और घरेलू कचरे की है। गुजरात की नर्मदा नदी है। यहाँ पर मंगोल, वर्ली, मछुआरे जनजाति रहते हैं। और समस्या वही सबकी है, औद्योगिक प्रदूषण सब जगह है और बांधों की भी समस्या है। तो इस तरीके से आप देख लिए, हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। इसके बाद एक नजर इसके प्रश्नोत्तर पे भी डाल लेते हैं, सिर्फ प्रश्नों पर, क्योंकि इसके उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो ये आपकी प्रश्नावली आ गई। इसमें देखेंगे आप पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों के क्या कारण है। इसमें से आप देख सकते हैं विकल्प चुनना है, वैकल्पिक प्रश्न है। यहाँ पर भी आगे लिखा है, प्रत्येक के आगे सही या गलत का निशान लगाना है। देखिए, ये आपने सब चैप्टर में पढ़ा है। विश्व की साझी विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा विश्व की साझी विरासत को। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको भी हमने। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से कैसे थे? पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है। इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती किसकी है? वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की है। इसके साथ कुछ उदाहरण भी लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज। तो बच्चे, मेरे बिना कहीं भी आप इसको लाइक शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स में और यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, मेंस में भी ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो बहुत ध्यान से चैप्टर को समझिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।